दिवाली का मौका है और दिवाली के सीजन में दिल्ली का क्या हाल होता है हम सब जानते हैं। चारों तरफ धुआं ही धुआं होता है, चारों तरफ स्मॉग ही स्मॉग होता है और उसके बाद 5 से 6 दिन ऐसे होते हैं जब दिल्ली की हवाओं में सांस लेना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा दिवाली के साथ साथ हमें काम करते हैं घर की सफाई और अपने घर के कूड़े कचरे को सब निकालते हैं ताकि गृह में लक्ष्मी आ सके, ये हम कहते हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री और साथ ही साथ गंगा मामलों के सफाई के मंत्री माननीय नितिन गडकरी जी से। लेकिन हम उनसे आज न सड़क के बारे में बात करेंगे न गंगा के बारे में बात करेंगे, हम उनसे बात करेंगे कि वेस्ट यानी जो कबाड़ है उसको वेल्थ में कैसे कन्वर्ट किया जाए। उनके कई इनोवेटिव आइडिया हैं और उनके कई इनोवेटिव आइडियाज को म्यूनिसिपैलिटी ने कन्वर्ट किया है, जिसमें कबाड़ से उन्होंने वेल्थ बनाई है यानी दौलत कमाई है। वो कैसे संभव हो सकता है उस पर बात करने के लिए खुद नितिन जी मौजूद है। नितिन जी, सबसे पहले तो दिवाली का सीजन है, मैं चाहूंगा कि आप सभी लोगों को विश कर दें। दिवाली की मेरे ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, शुभेच्छाएं। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा आपसे कि धनतेरस आने वाली है, धनतेरस का माहौल हो जाएगा कुछ दिनों के अंदर और आपने वेल्थ आए घर के अंदर, ये सब चाहते हैं, चाहे वो रोजगार करके आए, चाहे वो बिजनेस करके आए, चाहे वो किसी और चीज को करके आए। और हमारी इकोनॉमी में पहले से ही परंपरा है कि कबाड़ को भी जो है सहेज के रखो, एक कबाड़ी वाला आएगा वो आपसे लेकर चला जाएगा। तो आज की तारीख में जो गीला वेस्ट और सूखा वेस्ट होता है और जो वेस्ट मैनेजमेंट का सिस्टम है पूरे देश में गड़बड़ाया हुआ है। हम स्वच्छता की बात तो करते हैं लेकिन बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी का भी एहसास हमें होता है। कौन सी ऐसी इनोवेटिव योजना है, मैं एक एक करके जानना चाहूंगा आपसे। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि गीले और सूखे कचरे को किस तरह से घर में इकट्ठा किया जाए, क्योंकि जो स्वीपर होता है वो भी, माफ कीजिए स्वीपर शब्द गलत होगा, जो सफाई करने वाला होता है वो भी ये कहता है कि मैडम गीला कचरा मत दीजिए, मुझे सूखा कचरा दीजिए। तो हमको घर में इसको कैसे सेग्रीगेट करना चाहिए? देखिए, पहली बात तो आप मेरे घर पर ही मशीन लगा हुआ है, ठीक है। जैसे घर में जो ऑर्गेनिक कचरा है और विशेष रूप से रात का कोई अनाज रहता है, ये रहता है, उसको करके एक मशीन में डालकर उससे ऑर्गेनिक मैन्यूअल तैयार होता है, जो मैं आपको दिखा दूंगा। घर में से छोटे छोटे मशीन होटल में लग सकते हैं, घर में लग सकते हैं। सवाल क्या है कि कचरे में हम सब कचरा एक जगह डाल देते हैं। हमने क्या, ऑर्गेनिक वेस्ट अलग कर देनी चाहिए, प्लास्टिक की वेस्ट को अलग कर देना चाहिए और मेटल वगैरह ग्लास वगैरह उसको अलग कर देना चाहिए। इससे क्या होगा कि हम उसका अलग अलग उपयोग कर सकते हैं। अभी अनेक शहरों में ये अवेयरनेस तैयार हो रहा है और हर चीज का वैल्यूएशन हो सकता है। देखो, सबसे पहली बात है, प्रधानमंत्री जी ने जो स्वच्छता का अभियान चला है उससे देश में सोशल ऑर्गेनाइजेशंस में, एनजीओज में, स्कूल कॉलेज में, लड़कों में बड़ा जागृति आई है। मीडिया का भी इसके सहयोग है और इसलिए अभी मैं यही बात लोगों से सुझाऊंगा कि आप कचरे को वैल्यू क्रिएट कर दो, इससे रोजगार निर्माण होगा। मैं आपको विश्वास के साथ और जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूं कि कचरे की इकोनॉमी देश की 5 लाख करोड़ की इकोनॉमी बन सकती है और इस 5 लाख करोड़ की इकोनॉमी से कम 2 से 2.5 लाख लोगों को डायरेक्ट रोजगार मिल सकता है। और मैं ऐसे उदाहरण बताऊंगा आपको कि देश में ऐसे अच्छे प्रयोग कहां कहां हुए हैं। सबसे पहले मैं शुरू करता हूं नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से। नागपुर आपका कॉन्स्टिट्यूएंसी है, नागपुर आपका कर्म क्षेत्र भी रहा है, आपने पूरी राजनीति उसी इलाके से शुरू की और वहीं के आप पले बढ़े हैं। नागपुर ने सुना है कि वेस्ट से काफी कुछ कमाया है, नागपुर से मेरा मतलब नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने। तो ऐसी क्या योजना थी जिसमें आपने सीवर के पानी को एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया? देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि करीब 6-7 साल पहले हमारे यहाँ नागपुर में जो पीने का पानी पेज प्रोजेक्ट से आता है वो पानी में कमी आई और वो पानी किसानों को भी चाहिए था, उनको भी नहीं मिल रहा और हम पीने का पानी भी कमी हो गया, क्योंकि हमारे यहाँ कोराडी और खापरखेड़ा में 4000 मेगावाट पावर जनरेट होती है। वो पावर का भी उसमें रिजर्वेशन था, पानी का। तो मैंने सोचा कि रिसाइकलिंग किया हुआ पानी इसके लिए क्यों नहीं यूज करना चाहिए और हमने पहला इनिशिएटिव लिया कि नागपुर शहर का जो टॉयलेट का पानी है उसको हम रिसाइकलिंग करके पावर जनरेशन के लिए यूज करेंगे। हमारी मेयर थे, हमारी कारपोरेशन थी, कमिश्नर, दोनों को बुलाया मैंने और जब मैंने कहा कि ये पानी को रिसाइकलिंग करके बेचेंगे तो हंसने लगे, बोले ये कैसे संभव है। फिर मैंने उनको आग्रह से कहा ये संभव है और आज हमारी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन 18 करोड़ रुपए की साल की रॉयल्टी कमा रही है और ये पानी कोराडी और खापरखेड़ा को भेज रहे हैं और इसके कारण पावर जनरेशन हो रही है और उसका बड़ा फायदा ये हुआ कि जो पेज का पानी आ रहा था अब वो रिजर्वेशन उनका कम हो जाएगा, तो कुछ पानी किसानों को मिलेगा और नागपुर को पीने के लिए पानी मिलेगा। तो मुझे लगता है ये कन्वर्शन ऑफ वेस्ट इनटू वेल्थ इसका उदाहरण है। अब वो पानी
अब उसमें नई टेक्नोलॉजी आई, अब हम लोग उसके ऊपर प्रयास कर रहे हैं। एक कंसल्टेंट है, वो भी आए हुए हैं, टेंडर भी हमने निकाला है। इस पानी से मीथेन निकालना और मीथेन से CO2 अलग करके बायो CNG निकालना और बायो CNG पर 50 बसेस नागपुर की चलाना, तो ये भी संभव है, उसके ऊपर भी हम काम कर रहे हैं। जैसे कि मैंने इसके पहले भी कहा था कि जो प्रोजेक्ट है ज्वाइंट वेंचर है बिटवीन महाजन को NMC और SMS ग्रुप, तो SMS ग्रुप के प्रोजेक्ट में कॉन्ट्रैक्टर है, तो उनका काम है कि 3 साल में पूरा प्लान अपन ने सेटअप कर दिया और 3 साल के बाद आगे में 10 साल में अपने को प्योर क्वालिटी का पानी महाजन को सप्लाई करना है। तो ये हो गया महाजनों का प्रोजेक्ट, SMS का रोल हो गया। और अभी जो NMC का रोल है, जो अपने प्राइमरी क्लैरिफायर में मैंने कहा 50% हमें DSS रिमूव करेंगे, तो जो भी नीचे में स्लस सेटल होगा उसमें आगे में अपन ग्रेविटी स्लस थिकनेस में लेंगे, ग्रेविटी स्लस थिकनेस में एकदम थिकन से ले जाएगा। इसके बाद में वो स्लस अपने को डाइजेस्टर में ले लेना। अपने यहाँ पे 2 अनहैराइटिक डाइजेस्टर्स बने हैं, वहाँ पे 20 डेज वहाँ पे स्लस डाइजेस्ट होते रहेगा और आफ्टर 20 डेज जो भी गैस जनरेट होते रहेगा उसको अपन गैस फ्लेयरिंग गैस होल्डर्स में लेंगे। एक बार में गैस होल्डर जैसे ही बढ़ गया तो जब तक कि NMC का प्रोजेक्ट स्टार्ट है तब तक तो गैस अपने को बर्न करने का गैस फ्लेयरिंग यूनिट भी अपन ने यहाँ पे बना है। एक दिन में जैसे मुझे BOD का 250 मिला जो डिजाइन BOD है, अगर उसके हिसाब से 150 ml जो मेरा गैस जनरेट होने वाला है तो 10,960 मीटर क्यूब पर डे का। तो मेरा कहने का उद्देश्य ये है कि इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च, इससे हम कन्वर्शन ऑफ वेस्ट इनटू वेल्थ कर सकते हैं और इसलिए इस देश में ये बड़े प्रमाण पर काम हो सकता है। अब गंगा में मैं 89 ऐसे प्रोजेक्ट कर रहा हूं जो शहरों के साथ जुड़े हुए हैं। गांवों की बात 4,500 गांव के अलग है प्रोजेक्ट, उसकी अलग टेक्नोलॉजी है। और वही प्रोजेक्ट में अगर हम लोग मिथेन से CO2 अलग करके अगर बायो CNG निकालेंगे तो गंगा के किनारे पर जितना सीवेज है, कानपुर से लेकर लखनऊ से सब शहरों का, वाराणसी तक, इसके आधार पर हम कम से कम 5,000 बसेस चला सकेंगे उसी बायो CNG पर, पोल्यूशन फ्री, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट और कॉस्ट इफेक्टिव। मुझे ये बताइए कि आपने ये जो प्रोजेक्ट है, इस पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे मैंने ऐसा सुना है कि नागपुर में इसे लॉन्च किया जाएगा जल्दी ही, उसका स्टेटस क्या है वो थोड़ा बताइए। कौन सा प्रोजेक्ट? बस चलाने की जो बात। बस में ऐसा है कि अभी क्या है कि ऑलरेडी हमने जो प्लांट लगाया है उसमें से मिथेन निकलता है, वो मिथेन छोड़ देते हैं। मिथेन के बारे में हम उसको, मिथेन में CO2 है, तो मिथेन से CO2 अलग करके हमको प्योर बायो CNG मिलेगा और बायो CNG हम सिलेंडर में भरकर वो गाड़ी को लगा देंगे, जैसे आपके CNG पर चल रही है वैसे वो किट लगाकर डीजल की बस उस पर चलेगी। ये हुआ है, इसकी ट्रायल भी हुई है, इसको अप्रूवल भी भारत सरकार ने दिया है, वो जो संस्था है उन्होंने इसके स्टैंडर्ड को भी पक्का किया है। आवश्यकता है इस बात को आगे ले जाने की कि पानी के बारे में भी रिसाइकलिंग करें। उदाहरण के लिए अभी शुगर मिल है, टेक्सटाइल मिल है, पेपर मिल है, टैनरीज है या इंडस्ट्रियल एरिया में पानी है, उसी पानी को रिसाइकलिंग करके हम फिर यूज करें। हमारे यहाँ महाराष्ट्र में ऐसी शुगर फैक्ट्री है, उसका डिस्चार्ज 0 डिस्चार्ज है, तो 0 डिस्चार्ज के कारण वही पानी यूज करेंगे तो नहर का पानी हम लेंगे नहीं, उतना खेती को पीने के लिए ज्यादा मिलेगा। और इसलिए इसमें काफी बड़ा भी डिस्टिलरी है, उसमें से स्पेंट वॉश निकलता है, वो स्पेंट वॉश बॉयलर में डालकर चलाया जाता है और उससे बॉयलर पे बिजली तैयार होगी और स्पेंट वॉश जलाने के बाद जो निकलता है उससे सल्फर, पोटैश निकलता है और वो पोटैश और सल्फर जो है वो एग्रीकल्चर के काम में आएगा ऑर्गेनिक खाद के रूप में। और जैसे मैंने आपको कहा कचरा है, अगर ऑर्गेनिक कचरा है, जो मैं आपका इंटरव्यू होने के बाद मैं आपको वो मशीन दिखाऊंगा, ये मेरे घर पर है, उसी से खाद तैयार होता है। और बीच में आपको अनंत कुमार जी हमारे मंत्री है, उनके लड़की की शादी हुई, काफी अनाज 2-3 ट्रक अनाज ऐसा होगा कि वो बैलेंस में रह गया। मैंने वो इकट्ठा करके वो पूरा डाल के उसका खाद बनाया और करीब इतना बड़ा खाद निकला कि उससे कितने पेड़ों को मिल सकता है, उसकी NPK वैल्यू अच्छी है। और इसलिए इसके अनेक प्रयोग है। जो प्लास्टिक है, इससे क्रूड पेट्रोल तैयार होता है, मैंने खुद प्रयोग किया। वो जो पेट्रोल निकला वो मैंने बेकरी के ओवन में डाल के देखा तो उसको जलने लगा, ओवन चलने लगी। मुझे लगता है कि कोई भी चीज वेस्ट नहीं है। अभी मैं बड़ौदा गया था, हम ही कर रहे ऐसा नहीं, बड़ौदा में मैं अपने रोड ट्रांसपोर्ट की कॉन्फ्रेंस में गया था। हर चौक में पूरे बंगाल को, फाइन आर्ट के स्टूडेंट्स को और कॉलेज वालों को बताया और उन्होंने उससे शेर बनाया, उसके अलग डिजाइन बनाया और पूरे बड़ौदा के अनेक चौकों पर उस वेस्ट से लोगों को देखने लायक ऐसी चीजें तैयार हुई। अब ये वेस्ट पेपर है आपका। हमारे नागपुर में महिलाओं ने काम शुरू किया, वेस्ट पेपर से पेपर के ट्रे बनता है,
फोटो फ्रेम बन रही है, वेस्ट बास्केट बन रही है, इतनी सुंदर बनी है कि जो हम रद्दी करके जो पेपर बेचते हैं उससे इतना अच्छा हुआ। आप देखोगे तो आप एकदम पसंद करेंगे। मैं आपको वो जरूर प्रेजेंट करूंगा। नहीं, मैं अपने दर्शकों को बता भी दूं कि जो हमारी सेकंड विंडो होगी उसमें बकायदा आप जो हमें देने वाले हैं हम उसको दिखा रहे हैं और दिखा रहे हैं कि एग्जाम्पल्स। और आपने बड़ौदा का एग्जाम्पल बताया है तो बड़ौदा के इस एग्जाम्पल को मैं बकायदा शूट करवा के मंगवाऊंगा और उसको दिखवाऊंगा। अभी आपको बताता हूँ एग्रो वेस्ट। अभी आपने दिल्ली के पोल्यूशन की बात की। ये दिल्ली में पोल्यूशन जो होता है ये राइस स्ट्रॉ जलाने से होता है। पूना में IIT के 3 इंजीनियर्स हैं, उन्होंने एक प्रोजेक्ट तैयार किया है जो अभी हम लोग हमारे यहाँ भी कर रहे हैं। उन्होंने ये जो आपका राइस स्ट्रॉ है जिससे जलाकर पूरा पोल्यूशन, उससे उन्होंने बायो सीएनजी तैयार किया है और ये बायो सीएनजी पर ट्रक और बसेस पूना में चलती है। ये जो बायोमास है, ये जो आपका राइस स्ट्रॉ, व्हीट स्ट्रॉ, कॉटन स्ट्रॉ, बगास और ये सब एग्रो वेस्ट से हम लोग बायो इथेनॉल बना सकते हैं। बायो इथेनॉल पर हमारे नागपुर में 55 बसेस चल रही है 100% बायो इथेनॉल पर। ये इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट कॉस्ट इफेक्टिव और पोल्यूशन फ्री है। और दिल्ली के आजू बाजू में अगर ये बायो सीएनजी बनेगा तो दिल्ली की सब बसेस, हरियाणा की बसेस, उत्तर प्रदेश की बसेस इस पे चलेगी, पोल्यूशन भी नहीं होगा। और जो जल रहा जिसके कारण तकलीफ है ये भी नहीं होगी। और जो बायो सीएनजी के कारण जो डीजल चलाते हैं उसके बदले में बायो सीएनजी की किट लगेगी तो बायो सीएनजी चलेगा तो पोल्यूशन कम होगा। मुझे लगता है ये कम से कम 5 लाख करोड़ की इकोनॉमी देश में बन सकती है। और एग्रो वेस्ट जो है, जो जलाई है वो जलाना नहीं चाहिए, उसको भी बायो सीएनजी में या बायो इथेनॉल में कन्वर्ट किया जा सकता है। अभी पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ये जो बांस है, बांबू, इससे हम लोग पूरा नॉर्थ ईस्ट में पड़ा है और एग्रो वेस्ट और बांबू से हम बायो इथेनॉल बना सकते हैं, बायो सीएनजी बना सकते हैं। अब मैं आपको एक शर्ट भेजूंगा, उसका भी डिजाइन आप नागपुर में करो। इतना लाइट शर्ट है, बांबू से बना हुआ है, 100% बांबू से। आप कॉटन के शर्ट से भी हल्का है और इतना मुलायम है कि आप देखते रह जाओगे। ये सब एग्रो वेस्ट, बांबू, ये फाइबर है, इससे कपड़ा बन सकता है, बांबू से फर्नीचर बन सकता है, एग्रो वेस्ट से गैस बन सकता है, बायो सीएनजी, और ये सब वेस्ट मटेरियल है। और इसलिए कन्वर्शन ऑफ वेस्ट इनटू वेल्थ ये हमारा फ्यूचर है। अभी गाजीपुर में जो आपके टेकड़ी से आग लग गई, मैं पीछे पड़ा हूं कि उसके वेस्ट को सेग्रीगेट करके दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस हाईवे का काम शुरू है, उसके नीचे में एग्रीगेट डालना है, उसको डालो। लगभग अप्रूवल हो गया है पर उसको सेग्रीगेट करने का खर्चा कौन उठाए, थोड़ा विवाद चल रहा है, पर मैं उसमें पढ़ूंगा और उसको यूज करूंगा। तो कचरा भी रोड के अंदर चला जाएगा तो एग्रीगेट के बजाय कचरा जाएगा तो आपको पहाड़ खोदने नहीं पड़ेंगे। दूसरी बात मैं जानना चाहता हूँ, क्या वाकई में ऐसे प्रोजेक्ट जिनकी आप बात कर रहे हैं ये एक सपना लगते हैं, एक नए भारत का सपना लगते हैं कि जिससे हम हमारी गंदगी को एक वेल्थ में बदल सकते हैं, और ये वाकई ऐसे इनिशिएटिव है जो कॉस्ट इफेक्टिव है? क्या ये इम्प्रैक्टिकल तो नहीं सर? ये फुकट में कॉस्ट इफेक्टिव है। अब आपको अन्यथा मतलब मुझे बहुत मेरे मित्र कहते कि ये विषय मत बोलो, पर मैं बोलता हूं। आपको मालूम है जो ह्यूमन यूरिन है उसमें कितना नाइट्रोजन है, कितने प्रकार की ये है। मैं आपको तो मैं स्वीडन में गया था, वो यूरिन पर रिसर्च करके उन्होंने फर्टिलाइजर बनाया है। आप मुझे बताइए कि अगर हर व्यक्ति उसकी यूरिन को स्टोर करके अगर आप एग्रीकल्चर में यूज करें तो उसने हिसाब लगाया कि देश में 45,000 करोड़ का यूरिया, जो केमिकल यूरिया हम लोग यूज करें, वो बच सकता है। मुझे बताइए आज हमारा सुवेज वाटर जहां से जाता है वहां गोभी होती है बड़ी बड़ी, आखिर वही तो पानी उसको देते हैं, तो हम क्यों नदी को प्रदूषित करें, क्यों ना उसका उपयोग करें। अभी यमुना में 80 ml ये है, वेस्ट है, गंदगी है, वो इंडियन ऑयल वालों ने उसको कन्वर्ट करके वो पानी यूज करने का प्रोजेक्ट डाला है। तो उनको बाहर का अच्छा पानी लेने की जरूरत नहीं है। हम लोगों को रेलवे की गाड़ियां साफ करनी है, गंगा के किनारे पर बड़े बड़े स्टेशन हैं, हम उसके लिए पानी यूज कर सकते हैं, हम इंडस्ट्री के लिए यूज कर सकते हैं, हम शुगर मिल के लिए यूज कर सकते हैं। और इसलिए आज इस समय सबसे बड़ा प्रश्न है इकोनॉमी, इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट, ये हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। और इथिक्स तो एजुकेशन से आएगा, इकोनॉमी तो हम डेवलप कर रहे हैं, इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट जो है वो कन्वर्शन ऑफ वेस्ट इनटू वेल्थ से होगा और यही इससे रोजगार निर्माण होगा। और मैं आपको बता दूं, अगर ये सब शुद्ध हो गया तो हमको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमको दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारी हवा शुद्ध हो जाएगी। आज मैं आपको तो, मैं भी यूएसए में था, सियाटल में मेरे लड़की के यहाँ, इतनी शुद्ध हवा है कि मैं जब हवा लेता था मुझे लगता मैं मिठाई खा रहा रोज, इतनी शुद्ध हवा। और यही दिल्ली में बैठता हूं, मेरे यहाँ मीटर लगाया हुआ है, कितना पोल्यूशन है। क्या हम इस देश को प्रदूषण से मुक्त नहीं कर सकते? क्या इस देश को हम कचरे से मुक्त नहीं कर सकते? एग्रीकल्चर में ये जो राइस स्ट्रॉ जला रहे, क्या इसका वैल्यूडेशन नहीं कर सकते? मैं आपको बता रहा हूं दीपक जी,
जितनी बातें मैं बता रहा हूं, हर बात आपको जमीन पर दिखाने की मेरी तैयारी है। मैं कोई सपना नहीं दिखा रहा हूं, और ये कोई मेरा अचीवमेंट नहीं है, ये अलग अलग लोग ये प्रयोग कर रहे हैं, देश में चल रहा है। आवश्यकता है इस बात को और एग्रेसिवली आगे ले जाना। हर नगर परिषद और कारपोरेशन ये करेगी तो उनका उत्पन्न बढ़ेगा। मेयर की गाड़ी उसी के ऊपर चल जाएगी, वो बायो सीएनजी पर, जरूरत नहीं पड़ेगी कोई। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देता हूं। ये कटे हुए बाल है ना, इससे मैंने अमीनो एसिड बनाया और इतना अच्छा चल रहा वो कि मैं 5 ट्रक बाल तिरुपति से खरीद के वहां बनाता। नहीं, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, जैसे लोग कहते हैं कि यमुना के आसपास जो गंदी पानी होता है उससे जो सब्जियां होती हैं वो सब्जियां जहरीली हो जाती हैं, क्या इसमें भी कोई फैक्ट है? देखिए, इसको टेस्ट करना चाहिए। जो पानी एकदम पोल्यूटेड है, एकदम गंदा है, काला पानी जैसे टेररिस्ट का पानी है, उसके ऊपर एग्रीकल्चर करेंगे तो शायद ये बात आ सकती है, पर सब जगह ऐसा नहीं है। आज हमारे पास लेबोरेटरीज है, हम पानी, अभी मैं तो गंगा का काम कर रहा हूं, पर गंगा के साथ उसकी 20 पूरक नदियां, उसमें यमुना है। मैं दिल्ली सरकार जल निगम इस पर काम कर रहा है, मैं चाहता हूं, मैं उनको सहयोग करना चाहता हूं ताकि दिल्ली का पोल्यूशन का पानी खत्म होकर वो पानी रिसाइकलिंग करे। अब आप देखो मेरे घर पे कितना बड़ा गार्डन है, मैं रोज फिल्ट्रेट वाटर अपने पेड़ को देता हूं। क्यों दे रहे? ये नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन से लेकर इतने पेड़ है, इतना ये जंगल बना है, इतने गार्डन्स है, इसको रिसाइकलिंग किया वाटर, ग्रीन एरिया देंगे, बगीचे के लिए ग्रीन एरिया देंगे तो स्वच्छ और शुद्ध पानी बचेगा। अच्छा, पानी शुद्ध करने के लिए हम उसके ऊपर प्रोसेसिंग कर रहे हैं, वो कॉस्ट लगा रहे हैं, और कॉस्ट में अच्छा पानी हम उसको दे रहे हैं। और इससे अगर हमने रिसाइकलिंग किया पानी देगा तो उसमें एनपीके की ये है वैल्यू है, तो उसमें और अच्छा फर्टाइल पानी है, उसका फायदा होगा। तो मुझे लगता है ये आने वाले समय में इस उद्यमशीलता को उपक्रमशीलता को बढ़ाना चाहिए। अब मेरे यहाँ एक छोटा मशीन है, उसके 10 प्रकार के मशीन है उस कंपनी के। अगर हमारे घर के कचरे में रोज हम घर ही खाद तैयार करेंगे, अब मेरे खाद को मैं अपने खेती में यूज करता हूँ, यहाँ उसको अपने पेड़ को लगाता हूँ, मैं वो फैक्ट्री दिखाता हूँ, छोटा सा मशीन है, रोज खाद तैयार कर सकता है। तो मेरा कहना यही है कि हमारे देश में अब टेक्नोलॉजी बहुत आगे चली गई है और हम इससे ऑर्गेनिक खेती कर सकते हैं, प्लास्टिक, ग्लास, मेटल का रिसाइकलिंग कर सकते हैं, और मुझे लगता है इससे वेल्थ भी बनेगी, रोजगार भी निर्माण होगा और देश का भविष्य भी बदलेगा। ऐसी कई सारी चीजें, जैसे आपने इथेनॉल वाली बात कही थी, वो सिस्टम में अटकी पड़ी थी अभी तक, और कई बार मैंने प्रधानमंत्री को बोलते सुना है कि हम इतना पेट्रोल बचाने के लिए इतने इथेनॉल का यूज करेंगे या जो भी सब्सटेंस होता है उसका इस्तेमाल करेंगे। तो क्या अब जो अड़चन थी इसके लिए वो खत्म होती जा रही है? देखो, ये बात तो सही है, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसकी शुरुआत की थी, बाद में बीच पेट्रोल में इथेनॉल डाला जा सकता है 22%। और नागपुर में जो बसेस है एयर कंडीशन, वो 100% बायो इथेनॉल पर चलती है। अभी एक कंपनी के मैं पीछे लगा था, बाइक बनाने वाली, बहुत बड़ी कंपनी है, वो मुझे अगले महीने में 100% इथेनॉल पर चलने वाली बाइक दे रहे हैं। अगर इथेनॉल पर बाइक चले तो उत्तर प्रदेश में पूरा इथेनॉल है, कर्नाटक में इथेनॉल है, तमिलनाडु में इथेनॉल है, महाराष्ट्र में तो सब किसान के लड़के इथेनॉल चलाएंगे। अब पेट्रोल का रेट 82-83 रुपए जाएगा, इथेनॉल का रेट 45 रुपए है, उसकी कैलोरी वैल्यू थोड़ी कम है, तो भी वो 55 रुपए 60 20 रुपए लीटर का सेविंग होगा। इथेनॉल पोल्यूशन को कम करता है, पेट्रोल की तुलना में अच्छा है। तो वहां के किसान, और हमको बाहर से नहीं मंगवाना पड़ेगा, हमको मतलब डॉलर्स नहीं खत्म करना पड़ेगा, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव और पोल्यूशन फ्री, और इस देश के किसान को उसका फायदा जाएगा। इस देश का किसान गेहूं चावल लगाकर उसका तकदीर नहीं बदल सकता। इस देश का किसान जब पेट्रोल डीजल का अल्टरनेटिव तैयार करेगा तब उसका तकदीर बदल सकता है। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर टुवर्ड्स एनर्जी एंड पावर सेक्टर। मैं ब्राजील में गया, मैं अमेरिका में गया, कनाडा में गया, यही सब कंपनी है, मर्सिडीज से लेकर BMW से लेकर वोक्सवैगन तक यही है, यही फोर्ड है, यही टोयोटो, यही होंडा है। इनका फ्लेक्स इंजन है। फ्लेक्स इंजन का मतलब क्या है? तुम पेट्रोल पंप पर जाओ, रेट देखो, एक तो उसी इंजन में 100% इथेनॉल डालो या 22% इथेनॉल पेट्रोल में डाला है वो डालो, चॉइस इज विथ यू। अगर इथेनॉल सस्ता है तो इथेनॉल डालो, पेट्रोल सस्ता है तो पेट्रोल डालो। मुझे बताओ, इस देश का किसान, मक्के से इथेनॉल बनता है, एग्रोवेस्ट से इथेनॉल बनता है, बांबू से इथेनॉल बनता है, ये राइस कट से इथेनॉल बनता है। मुझे बताओ कितना बड़ा क्रांति हो जाएगी। और ये आपका राइस स्ट्रॉ जला रहे, जिसके कारण ये सहारनपुर, हरियाणा, उत्तर प्रदेश की सीमा पे, पंजाब, ये सब अगर इथेनॉल बनेगा, बायो सीएनजी बनेगा, तो ये तो नया ग्रोथ इंजन तैयार होगा या रोजगार निर्माण होगा, देश की तस्वीर बदल जाएगी। और ये कोई बात मैं सपने की नहीं बोल रहा हूं, मैं हर चीज
आपको सिद्ध करके दिखाता हूं, ये टेक्नोलॉजी है, ये बना है, ये हो सकता है। जैसे अभी प्रधानमंत्री जी इजराइल गए थे तो उन्होंने एक प्लांट देखा वहां पर और उसका पानी पिया भी, आपको याद होगा। और आप भी कई बार बोलते हैं कि भाई लोग तो खारे पानी को मीठे में बदलते हैं, लेकिन हमारी प्रॉब्लम है हम चारों तरफ समुद्र से, मतलब बहुत बड़ा भूभाग हमारा समुद्र से जुड़ा हुआ है। लेकिन अभी भी मुझे ये कहा जाता है कि जो खारे पानी को मीठे बनाने का जो प्लांट है वो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है इंडिया के लिए। क्या ये हकीकत है? देखिए, तेल अवीव करके इसराइल का शहर है, उसका 70% ड्रिंकिंग वाटर समुद्र से डिसैलिनेशन से निकालते हैं। वो प्लांट में देख के आया, उससे नमक निकलता है, पर उसको बिजली और जो खर्चा है वो बहुत ज्यादा है। हमारे देश उसको अफोर्ड नहीं कर सकता, पर वो टेक्नोलॉजी है। पर आने वाले दिनों में हमारे पास पानी की इतनी किल्लत है कि हम लोग, ऐसा शायद संभावना, मुंबई शहर है, बाजू में समुद्र है, अब मुंबई के लिए डैम बनाना, उसके लिए खर्चा करें। मैंने एक सोल्यूशन दिया था कि हम पुराना जहाज खरीदी करें, उसको डिसैलिनेशन प्लांट लगाए और मुंबई की 3 दिशा में 3 जहाज पड़े प्लांट लगाकर वो पानी मुंबई में लाए और पीने के पानी के लिए यूज करें। तो डैम पाइपलाइन के बजाय हैंगिंग गार्डन पर एक बड़ी टंकी है, आप मुंबई अपने गवर्नर के ऑफिस से सीधा आगे 2-3 करोड़ समुद्र के अंदर एक जहाज खड़ा कर दे और पानी डिसैलिनेशन का प्लांट लगा दे जहाज पर, और वो पानी पाइपलाइन से हैंगिंग गार्डन की टंकी में डाल दे, पूरे साउथ मुंबई को पानी मिल जाएगा। क्यों इतनी पाइपलाइन डालना, क्यों जाना? तो अब धीरे धीरे पानी की दिक्कत के लिए हमको नए नए ऑप्शंस भी जाना पड़ेगा। तो आपको लगता है कि ये जो आप जो इनोवेशंस बता रहे हैं, ये चेन्नई मालूम है आपको? चेन्नई में डिसैलिनेशन का वाटर आता है। हाँ, ये देख के आए मैं, प्लांट हमारे पोर्ट के बाजू में ही है और वो डिसैलिनेशन प्लांट से चेन्नई में पानी जा रहा है। मतलब नमकीन पानी मीठा हो रहा है। अरे मीठा है नहीं क्या, तुमको पता है नहीं, तुम्हारे घर के पानी से अच्छा पानी है, पियो एक बार, मजा है, कोई आपको ध्यान में नहीं आएगा, आप पहचान ही नहीं पाओगे। उल्टा उस पानी में उन्होंने ऐसे मिनरल्स डाले कि पानी की टेस्ट अच्छी है। एक आखिरी सवाल, आपको लगता है कि इसके बारे में चेतना आने में, इस चीज को मेन स्ट्रीम में आने में कितना वक्त आपके हिसाब से लगना चाहिए? अगर सरकार और हमारी जो संस्थाएं हैं, हमारी जो एनजीओज हैं, हमारी जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस है, हमारे जो आरडब्ल्यूएस हैं, अगर इस पे लगे रहे तो, अगर एक आरडब्ल्यूए अपने पूरे कचरे के लिए अगर आपने जो घर में प्लांट लगाया है वो लगा ले तो कितना बड़ा? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देता हूँ। ये सब्जेक्ट मेरे हार्ट को टच होता है। ये कटे हुए बाल है ना, इससे मैंने एमिनो एसिड बनाया और इतना अच्छा चल रहा वो कि मैं 5 ट्रक बाल तिरुपति से खरीद के वहां बनाता हूँ। अब 3 उस एमिनो एसिड बेस्ड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बना रहे हैं। एग्रीकल्चर में ये ऑर्गेनिक इतना अच्छा प्लांट बूस्टर है कि 25% ग्रोथ है। बात इसी की, जो बाल होते हैं वो अमाइनो एसिड होते हैं हमारे इसमें शरीर में, हमारे एड़ी से लेके तो ऊपर के बालों तक हर चीज अमाइनो एसिड ही है, नाइट्रोजन वाली बात है। तो इस अमाइनो एसिड के जो बाल होते हैं फेंकने में जाते हैं, इस फेंके हुए बाल का क्या कर सकते हैं? डिजॉल्व नहीं होते, जमीन में गाड़ दोगे तो 2-2 साल 5-5 साल वैसे ही पड़े रहते हैं। तो क्या हम इसके बारे में कुछ कर सकते हैं? इसके बारे में जब ख्याल में आया तो हमने इसको यहाँ पर प्रक्रिया प्रारंभ की और हमने इसको डिजॉल्व करके उसका लिक्विड फर्टिलाइजर बनाने की बात प्रारंभ कर दी। पहले छोटे मात्रा में किया, अभी इस समय हमारे पास 2 बड़े रिएक्टर है, एक 2000 लीटर का और एक 6000 लीटर का। दिन में हम लोग 4000 लीटर, यानी अगर बालों के बारे में बात करें तो करीब 1100 किलो बाल हम लोग यहाँ पर रोज डिजॉल्व कर सकते हैं। शायद सामने वाले व्यक्ति को 1100 किलो बाल कितने ख्याल में नहीं आएगा। तो उदाहरण के लिए बता दूं, जब हमारा कोई व्यक्ति सैलून में कटिंग करवाने जाता है तो उसके सर पे से ज्यादा 2 या 2.5 ग्राम बाल कम होते हैं। इस पर से आप सोचो, जब हम लोग 1100 किलो बालों की बात करें तो कितने लोगों के बाल हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, कितने प्रदूषण को हम रोक रहे हैं। इसलिए हमने अभी एक बात शुरू की कि नागपुर में जितने सैलून है उन सैलून से बात की, उनके पास प्लास्टिक के बैग दी और उनसे कहा कि भाई आप जो फेंकते हो इसके अंदर प्रदूषण तो होता है, साथ में नाले में जाने का तो नाले को हुआ करता है, विभिन्न प्रकार की समस्या आती है। तो ये बात हम खरीदे तो हम आपसे खरीदेंगे। इसलिए नागपुर में हम लोग नागपुर के जो जितने सैलून है उनसे ये बात खरीदते हैं। जब हमें ख्याल में आया कि कम पड़ा तो हमने तिरुपति से भी बाल खरीदने शुरू कर दी और इस प्रकार इस समय हमारा एक बहुत बड़ा अच्छा प्रकल्प इस समय चल रहा है। और गत वर्ष हमने करीब 3.5 लाख लीटर लिक्विड अमाइनो एसिड हमने बेचा। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं आपको धन्यवाद दूंगा। मैं बीजेपी का अध्यक्ष था, तब भी ये कहता था, लोग मुझे समझते नहीं थे, ये क्या बोल रहा है, कैसे होगा। तब मैं कह रहा, अब लोगों को धीरे धीरे पट रहा है। मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि मीडिया इसको प्रायोरिटी दे रही है।
ये ऐसा है कि कन्वर्शन ऑफ वेस्ट इनटू वेल्थ। वेस्ट ये हमारे लिए लायबिलिटी नहीं है, वेस्ट हमको वेल्थ बनाने के लिए उपयोगी हो सकता है, वेस्ट नए रोजगार देने के लिए उपयोगी हो सकता है, वेस्ट के कमी होने के कारण हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो सकता है, वेस्ट को वेल्थ में कन्वर्ट करने से हमको डॉक्टर के यहाँ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वेस्ट को अगर यूज करने से हमारा हवा शुद्ध होगी, हमारा पानी शुद्ध होगा, हमारा जीवन अच्छा होगा। और इसलिए इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट दोनों की दृष्टि से ये कन्वर्शन ऑफ वेस्ट इनटू वेल्थ ये बड़ा अभियान है। और मैं आपको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने इस विषय पर लोगों के पास ये गया। ऐसा मैं छोटा सा एक व्यक्ति हूं, मैं छोटा काम करता हूं, 10 साल से कर रहा हूं, मेरे बस का रोग नहीं है, बहुत बड़ा काम है, पर इसी विचार पर काम करें जब लाखों लोग काम करेंगे तो गांधी जी का और नरेंद्र मोदी जी का सपना पूरा होगा, ये देश स्वच्छ होगा, स्वच्छता अभियान चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोग कचरे के लिए झगड़ा करेंगे। आपको पता है ये जो पावर प्रोजेक्ट है इसमें फ्लैश निकलती है, एक समय वो फ्लैश इतना पोल्यूशन करती थी कि वो फ्लैश के कारण बड़े बड़े डैम बने थे, कब गंदगी होती थी। अब फ्लैश 35% सीमेंट में जाती है, अब फ्लैश के मटेरियल से ब्रिक्स बन रही है, बड़े बड़े दीवारें बन रही है, चाइना से टेक्नोलॉजी आई है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कम हुई है, अब फ्लैश से रोड बन रहे हैं, अब फ्लैश से अभी हमारे यहाँ ये जो राइस स्ट्रॉ है, राइस हस है, उससे फ्लैश बनती है, उसमें सिलिकॉन है और वो फ्लैश की कीमत फुकट में लेने के लिए कोई तैयार नहीं। सिलिकॉन 70% निकल रहा, वो उसकी कीमत 50 रुपए किलो है। तो मेरा कहना यह है कि हर चीज में अब इतना बदला है कि अब कोई पावर प्रोजेक्ट में झगड़ा चल रहा है कि फ्लैश हमको चाहिए। ये जो ग्रीन प्रोजेक्ट है राइस स्ट्रॉ राइस हस के, इसकी फ्लैश से भी अभी प्रोसेसिंग हो रहा है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में वेस्ट इनटू वेल्थ इसको रिसर्च करने की आवश्यकता है। इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च, इसको हम नॉलेज कहते हैं, ज्ञान कहते हैं, और कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ हमारे देश का भविष्य है। और इसलिए मैं आपको एक आखिरी में एक बात कहूंगा, नो वन इज वेस्ट, नो वन इज वेस्ट, यू कैन कन्वर्ट वेस्ट इनटू वेल्थ। इट इज डिपेंडिंग अपॉन योर टेक्नोलॉजी, योर रिसर्च, योर लीडरशिप, योर मैनेजर स्किल। जैसे हम कहते हैं ना कि ये आदमी बहुत बेकार है, पर उसको अच्छा गुरु मिल जाता तो वो असामान्य व्यक्ति बन जाता है। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि वेस्ट को भी वेल्थ में कन्वर्ट किया जा सकता है। काफी रिसर्च हुआ है, नगर परिषद के मेयर हो, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर हो, कचरे में जो लोग काम कर रहे हो अपने घर में हो, इस प्रकार की योजना बनाकर वो इस बात से प्रेरित होकर अगर काम करेंगे तो महात्मा गांधी जी का स्वच्छता का सपना, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना पूरा होगा, भारत स्वच्छ होगा, भारत में स्वास्थ्य अच्छा होगा और इस देश में कचरे से लाखों करोड़ों लोगों को रोजगार मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नितिन गडकरी जी। और हम हवा में ही बात नहीं कर रहे हैं, मैंने दीपावली के अवसर पर इस मुद्दे को उठाया है क्योंकि पॉल्यूशन बहुत होता है और धनतेरस भी हम मनाते हैं जिस दिन लक्ष्मी हमारे घर में आए और उसके लिए कई तरह की पूजाएं करती हैं, लेकिन हमारे पूजा हमारा कर्म है। और अगर हमने रिसर्च इनोवेशन जो सलाह गडकरी जी दे रहे हैं, और मैं नहीं कह रहा हूं कि एक मंत्री के तौर पर मैं उनसे बात कर रहा हूं, मैं उनसे बात कर रहा हूं एक व्यक्ति के तौर पर जिन्होंने इन असंभव चीजों को संभव किया है और उसके एग्जाम्पल्स भी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। हमारी खास बातचीत में इतना ही। हमारे तमाम दर्शकों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।